अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यू मेडिकोस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपने हिस्ट्री में उससे क्या सवाल पूछने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने साइड पूछ लेनी है कि लेफ्ट पे है या राइट साइड पे है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन पूछ लेना है, कब से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले कब आपने नोटिस किया। फिर उसके बाद ऑनसेट है कि आपने पूछना है कि सडनली आपको हुआ था या फिर ग्रेजुअली। इसका आप मतलब पेशेंट का बताना थोड़ा मुश्किल होता है ये चीज़। उसके बाद आप एसोसिएटेड पेन पूछ लेंगे कि आपको कोई पेन तो नहीं इसके साथ। और इसके साथ रिलेशन पूछना है विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स आते हैं। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आती है फैमिली हिस्ट्री। अब मैं आप लोगों को कुछ रिस्क फैक्टर्स बता दूंगा। रिस्क फैक्टर्स में नंबर 1 आती है लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ ज़्यादा होगी ना, उतना ज़्यादा आपको चांस होता है इसका। जो नेक्स्ट हमारे पास रिस्क फैक्टर है ना, वो है कि अर्ली मेनार्ची एंड लेट मेन्यूपास। यानी कि जो माहवारी है वो आपको जल्द उम्र में, मतलब 12 साल की उम्र में शुरू हो जाए और थोड़े लेट जाके मेन्यूपॉज हो और रुक जाए, मतलब मेन्यूपॉज का मतलब रुक जाए। तो ये भी आपके पास हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं ना, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा टल जाता है, मतलब कम हो जाता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, उससे क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सप्रेस हो जाता है और यानी कि मेंस्ट्रुएशन आपकी रुक जाती है। उसके बाद अच्छा, जो आपके पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जिनको हम कहते हैं, तो वो वुमेन लेती हैं जिसके अंदर हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और वो जो है वन ऑफ द मेन कॉज है इसका मैलिग्नेंसी का, कैंसर होने के लिए। उसके बाद क्या है कि स्मोकर्स और अल्कोहलिक जो हैं उनके अंदर भी हाई रिस्क होता है इसका। और उसके बाद अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ब्रेस्ट वाला, तो कोई लंप के साथ हो, डिस्चार्ज हो या कोई पेन की हिस्ट्री हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सबसे पहले आप उसको कंसिडर कर रहे होते हैं एज ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज जब तक कोई और आपके पास मतलब कोई और बीमारी, मतलब चीज़ ना निकल आए, तब तक आपने ब्रेस्ट कैंसर इसको कंसिडर करना है। उसके बाद आपने मतलब पेशेंट से अदर साइड पूछ लेनी कि दूसरी साइड पर तो नहीं है। पूछ लेना है सिंगल या मल्टीपल है लम्स जो आप पेशेंट के पास। और अगर एक हफ्ते तक है ना और पेनफुल है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कोई एब्सेस है। लेकिन अगर 6 मंथ तक है और इतना रीजनेबल साइज चेंज नहीं कर रहा, तो वो बिनाइन है। लेकिन अगर साइज चेंज कर रहा है 6 मंथ के साथ, तो वो मेलिग्नेंट है। तो अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलता हूँ कि अगर आपकी जो स्वेलिंग है वहाँ पर पेन है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बिनाइन है। अगर वो पेनलेस है स्वेलिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसरस है। बट हर केस में ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। सेकंड थिंग ये कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बता दिए, सेकेंडली है कि आपके अंडर आर्म्स या एक्जिला के अंदर कुछ स्वेलिंग है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है वो ग्राइन और पीआर के बगैर इनकम्प्लीट है ना, उसी तरह ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक्जिला की एग्जामिनेशन के बगैर या और दूसरी साइड चेक करने के बगैर इनकम्प्लीट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो मेलिग्नेंसी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और ब्रेस्ट फीडिंग से जैसे आपको पहले बताया, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कम होते हैं, इस वजह से उसमें मेलिग्नेंसी कम होने का चांस है। तो लाजमी नहीं कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई इन्हीं वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा हो। कोई अननोन रीज़न भी हो सकती है जिसका हमें पता ही ना हो, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और अगली बात यह कि जो मेल्स हैं वो टोटली इम्यून नहीं होते ब्रेस्ट कैंसर को, मतलब उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, चांसेस हैं। बट चांस कम इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन इम्बैलेंस है ना, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है ना, वो टोटली क्योरेबल नहीं होता कि लाजमी नहीं आपने ट्रीट कर दिया तो क्योरेबल ही है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई है ना, जो हमारे पास ट्यूमर विजिबल होता है नेकेड आई से, हम उसी को ट्रीट कर सकते हैं। और मज़ीद जो हमारे पास मशीन्स होती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई एट्सेट्रा जो भी हैं, वो इतने अच्छे से मतलब ट्यूमर साइज़ को नहीं वो कर सकती, जो बहुत छोटे ट्यूमर्स हैं उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। इस वजह से ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं ट्रीट करने की अभी भी। तो जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं मेटास्टाइज करने की, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर कहीं और जो फैल सकता है, वो क्या क्या है? लिम्फ नोड्स, उसके अलावा लंग्स या लिवर। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट्स हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच।